नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हमारा आज का पाठ है सीबीएसई की 10वीं कक्षा का पाठ झेन की देन, जिसके लेखक है रविंद्र केलेकर जी। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाडाचे सूर, समिधा, सांगली, ओथांबे। मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझर की टूटी पत्तियां। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे थोता देय उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। अब हम पाठ का वाचन करते हुए उसे समझने की कोशिश करेंगे। पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह से है। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? तो उनके मित्र ने जवाब दिया, मानसिक। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। तो यहाँ के 80% लोग अर्थात 80% लोग मनोरुग्ण हैं, मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं। तो लेखक पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है? तो वह उनके मित्र कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, अर्थात हमारी स्पीड बढ़ गई है, हम बहुत तेज भाग रहे हैं। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। तो यहाँ पर कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है। अपनी मंजिल पाने के लिए वह बहुत ही तेज गति से दौड़ रहा है। कोई बोलता नहीं बकता है। तो कोई बोल नहीं रहा है, अपनी समस्याओं को रख नहीं रहा है बल्कि बक रहा है, मतलब निरंतर अपने विचारों को वो प्रकट कर रहा है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे।
तो इस तरह से लेखक के मित्र कहते हैं कि यहाँ पर के लोग जो है यह अकेले में बड़बड़ाने लगे हैं और अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, उनसे अमेरिका से कंपटीशन करने लगे हैं। 1 महीने में पूरे होने वाले काम को वह 1 दिन में पूरा करना चाहते हैं और अपनी तरक्की करना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। तो वैसे ही हमारा दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन उसे और यदि स्पीड से काम करने लगेंगे, यदि स्पीड का इंजन यदि हम लगाएंगे उसे, अर्थात उसे बहुत अत्यधिक गति प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी 1000 गुना जो रफ्तार है, जो गति है, वह बढ़ जाएगी। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। जब हम किसी विशिष्ट गति से दौड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन गति यदि अत्यधिक ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से इंजन का नुकसान होता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग का भी जो है नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है ज़्यादा गति पकड़ने के कारण, क्योंकि दिमाग पर तनाव बढ़ जाता है और फिर दिमाग जो है यह यानी कि खराब होने लगता है, अर्थात हम मानसिक बीमारी से यानी कि गुजरने लगते हैं। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं, और यही कारण है कि मानसिक रोग यहाँ पर अत्यधिक बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए, अर्थात जो लेखक के मित्र हैं वह उन्हें एक टी सेरेमनी में लेकर गए, अर्थात चाय का कार्यक्रम जिसे हम कह सकते हैं। चाय पीने की यह एक विधि है। तो यह चाय पीने की यह एक विधि है, एक तरीका है, एक रिवाज है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं, और जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिली इमारत थी। तो वह एक 6 मंजिली अर्थात 6 फ्लोर वाली बिल्डिंग थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। तो जिसकी छत पर अर्थात टेरेस पर एक दफ्ती की दीवारों वाली अर्थात खोखली लकड़ियों से बनी हुई दीवार जिसे सरकाया जा सकता है, और नीचे चटाई बिछाई हुई जिसे तातामी कहते हैं, जमीन पर चटाई बिछाई हुई थी। बाहर बेडप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। चाजिन अर्थात उस जापानी विधि से चाय देने वाला व्यक्ति, जिसे हमारी भाषा में हम वेटर कह सकते हैं। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया, दोझो कहकर स्वागत किया। दोझो अर्थात जापान में आइए, तशरीफ लाइए, ऐसा कहकर उसने उनका स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। तो ये जो चाजिन था वह इस तरह से सभी काम कर रहा था कि उसमें से भी उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही थी, एक शाही अंदाज दिखाई दे रहा था कि वो उसकी हर एक पोज भंगिमा, जिसे भंगिमा कहते हैं, तो हर एक पोज से उसका एक अलग तरह का राग झलक रहा था। तो मतलब एक अलग अलग मुद्रा लग रही थी। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। तो वहाँ पर का वातावरण इतना शांत था कि वहाँ पर जो चायदानी में पानी खदबदा रहा था अर्थात उबल रहा था, तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देने लगी थी। तो इस तरह से शांत वातावरण में वो सभी लेखक और उनके मित्र बैठे हुए थे। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए।
वहाँ हम 3 मित्र ही थे। तो लेखक के मित्र और उस मित्र के और एक मित्र, तो सिर्फ वहाँ पर 3 मित्र ही थे कुल मिलाकर। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इस विधि में शांति बनाए रखना। तो इसीलिए संख्या मित्रों की कम रहती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो इसीलिए वहाँ पर 3 आदमियों से ज़्यादा आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। तो इस तरह से यह एक जापान की खास विधि है चाय पीने की, जिसे टी सेरेमनी कहते हैं, जापानी भाषा में चा नो यू कहते हैं। और ये इसके चाय पीने का तरीका या विधि ऐसी होती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 घूंट चाय दी जाती है और केवल उस 2 घूंट चाय को ही इतने धीरे धीरे एक एक बूंद पीना होता है कि लगभग वह चाय पीने के लिए 1.5 घंटा लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने आप का इस समय में विश्लेषण कर सकते हैं, हम अपने आप को समझ सकते हैं। तो हम दूसरी दुनिया से जो संपर्क बनाए रखते हैं, आगे भागने की सोच, जो भी हमारी जल्दबाजी रहती है, हमारी हमेशा त्रासदी हमारे मन में रहती है, हम उससे दूर रहते हैं और हम अपने आप के लिए समय दे पाते हैं और हम अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दे पाते हैं। इसीलिए यह एक चाय की विशेष विधि बनाई गई है, जिसके कारण हमारे दिमाग को एक तरह का आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। तो पहले 10-15 मिनट तो लेखक की समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे तरीका है, ये कैसे है, ऐसा कैसे है। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो जैसे ही चाय दी जाती है, गरम गरम चाय ओठों को लगाकर वो तुरंत पी ली जाती है, क्योंकि गरम चाय पीने का जो मज़ा होता है, बाद में वह चाय ठंडी होने के बाद पीने में वह मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए हम तुरंत 2 या 3 मिनट में वह चाय पी लेते हैं और बाद में आराम से बातें करते हुए बैठते हैं। लेकिन यह देखकर लेखक को थोड़ा सा अचरज हो गया, ये उलझन में पड़ गए। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। और फिर उन्होंने देखा कि जो दिमाग की रफ्तार है, जो दिमाग की गति है, वह धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। मतलब हमारी सोच कम होती जा रही है और हमारा दिमाग शांत होता जा रहा है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई और इस तरह से थोड़ी ही देर में दिमाग की जो गति है वह बंद भी हो गई। मतलब दिमाग ने दूसरे विचार करना बंद कर दिया। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। तो यह सब विधि देखकर लेखक को ऐसे लगा कि मानो वे अनंत काल में जी रहे, अर्थात जिस काल का कोई अंत नहीं है, ऐसे काल में। अनंत काल अर्थात जिस काल का कोई अंत ही नहीं है, ऐसा काल। तो ऐसे काल में जी रहे हैं, ऐसा अनुभव उनको हुआ। और यहाँ तक कि जो सन्नाटा है, जो पूरी तरह से शांति है, वह भी उन्हें सुनाई देने लगी। एक छोटी सी हल्की सी आवाज भी उनको वहां पर सुनाई देने लगी। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यत काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हम ऐसे जीवन जीते हैं कि हम एक तो भूतकाल में जीते हैं, बीते हुए समय को हम याद करते हैं कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं मुझसे ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, यदि मैं ऐसा करता तो कितना अच्छा होता, हमें कितनी खुशियाँ मिलती। तो इस तरह के हम भूतकाल के विचारों को लेकर हम जीवन यापन करते हैं। या फिर हम कभी भविष्य के बारे में सोचते हुए हम अपना जीवन यापन करते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से भविष्य की चिंता करते हुए हम अपना जीवन यापन करते हैं। असल में ये दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या अर्थात झूठे हैं। तो जो बीत गया वो भूतकाल है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें हम चाहकर भी उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, चाहकर भी उस समय को हम वापस नहीं ला सकते। और जो आने वाला काल है, भविष्य काल,
उसके वो भी हमारे हाथ में नहीं होता है। जो आने वाला होता है, जो होने वाला होगा वो तो होता ही रहेगा, वह भी हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इसलिए ये दोनों काल मिथ्या है, झूठे हैं। एक वाला चला गया है, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। तो हमारे सामने जो वर्तमान समय है वही सत्य है और वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो भी समय आपको अब मिला है उसी समय का सदुपयोग कीजिए। बीते हुए समय के बारे में मत सोचिए और आने वाले समय की चिंता मत कीजिए। उसी में जीना चाहिए। तो हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। तो चाय पीते पीते लेखक के दिमाग में से भूत और भविष्य ये दोनों काल उड़ गए थे और वे सिर्फ वर्तमान के बारे में सोच रहे थे। तो इस तरह से यह चाय पीने की विधि अति महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनका दिमाग बहुत ही चलता है और जिनके दिमाग में बहुत सारी पीड़ाएं, समस्याएं रहती है और जो हमेशा सोचते रहते हैं, दूसरों से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनके लिए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और केवल इस विधि के कारण लेखक के सामने केवल वर्तमान क्षण, अभी जो समय चल रहा है वही उनके सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था और वह कभी खत्म नहीं होने वाले काल के रूप में इतना बड़ा उनके सामने था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। तो जीना किसे कहते हैं, सही मायने में जीवन जीना क्या होता है, इसका परिचय लेखक को उस दिन मालूम हुआ। इससे पहले उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि हम भी ऐसे ही करते हैं कि भूतकाल के बारे में सोचते हैं या फिर भविष्य काल के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान के बारे में सोचेंगे, वर्तमान में अपने आप को जानेंगे, तो निश्चित रूप से वह दिन हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो इस तरह से जो जैन की परंपरा की है, यह चाय पीने की विशिष्ट विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। तो यह सबसे बड़ी देन है जापानियों के लिए कि जो अपने जीवन को स्पीड का इंजन लगाकर और अधिक गतिमान बनाना चाहते हैं और अमेरिका या आदि देशों की तुलना में स्वयं को और अधिक अत्यधिक विकसित करना चाहते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को विश्राम करना, आराम करना, दिमागी तौर पर आराम करना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए यह जो चाय पीने की विशिष्ट विधि है, यह इनके लिए एक वरदान है, एक भगवान की देन है, ऐसा कहा तो भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि बीती हुई बातों को निकालकर कोई मतलब नहीं है और आने वाले समय के बारे में भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्तमान में ही जीना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पर हम रुकते हैं, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।